बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज इस प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने याद किया। नहीं, आपकी ज़रा नवाजी है। मुझे एहसास है पिछले एक महीने के अंदर तो बहुत एहसास हुआ कि आपको इंटरव्यू लेना आजकल कितना मुश्किल है। आपकी मेहरबानी। अच्छा, थोड़ा सा मैं ज़रूर गुज़िश्ता रोज़ में देख रहा था, एक इवेंट पर आप थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जारी बात है, जब आप अपोजिशन में भी रहे, ऑल्दो बीइंग द चीफ मिनिस्टर आपने बड़ा डिलीवर भी किया, सब कुछ किया। दानिश स्कूल एक ऐसा फिनोमेना था उस वक्त, बड़ा लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि इसको बड़ा हाइप किया जा रहा है। बट नाउ व्हेन यू सी लाइक आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, वो इमेज सर्कुलेट हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि 2011 में ये था, वो एक बच्चा है एंड नाउ ही इज़ बिकम समबडी, या किसी जगह पर पहुंच गया। आपके लिए बहसियत एक वज़ीर आज़म एंड बीइंग द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, नाउ द प्राइम मिनिस्टर, हाउ डज इट फील? मेरा ख्याल है कि इसकी मुखालफत इसलिए हुई थी कि वडेरे और सरदार और अशराफिया, उनको कहाँ गवारा है कि उनके देहातों और मोहल्लों में गरीब लोग, उनके बच्चे बच्चियाँ, यतीम बच्चे बच्चियाँ पढ़ लिख जाएं और मास्टर में अपना मकाम हासिल करें, ये उनको गवारा नहीं था। इसीलिए वो ख़ुद बराह रास्त या इनडायरेक्टली वो इसकी मुखालफत करते थे कि ये ना बने, और उन्हीं के बच्चे एचएन कॉलेज, लॉरेंस कॉलेज और कॉन्वेंट्स में जाते रहे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बनना किसी और मकसद के लिए था, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी जहाँ पर सिर्फ मेहनत और मेरिट, उसकी बुनियाद पर माशरा तरक्की करे। तो ये विज़न मेरे जहन में बहुत अरसे से था। जब 2008 में जब मैं जलावतनी काट के वापस पाकिस्तान आया और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया पंजाब में, तो सबसे पहला कदम हमने दानिश स्कूल की तैयारी की हमने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दानिश स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सलेंस मिला के 50,000 बच्चे और बच्चियाँ आला तालीम हासिल कर रहे हैं, और हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ इस वक्त फारिगुल तहसील हैं। कल आपने देखा खुद, तो ये फुलफिलिंग होगा। वो बहुत मेरे लिए एक ऐसा लम्हा था कि मुझे बहुत तस्कीन पहुंची, और मैं समझता हूं कि इस निज़ाम को लेकर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और दुनिया में अपना लोहा मनवाना है। अच्छा, ये एक इससे पहले कि ऑब्वियसली वी गेट डाउन टू द बेयर बोन्स, और बहुत सी सवालात है मेरे जहन में, लोग भी जानना चाहते हैं, लेकिन एक बात है कि आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल जो रही है, बीइंग द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड नाउ द प्राइम मिनिस्टर, वो ये होता है कि फील्ड के अंदर आप सैलाब है तो यू वुड लाइक टू गो एंड हेल्प पीपल, रीच आउट टू पीपल। बट व्हेन यू आर इन ऑफिस तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि शहबाज शरीफ के शुड डू मिरेकल्स, महंगाई भी ख़त्म कर दें, सब कुछ ठीक कर दें, अलाउ मी टू से यू आर क्रिटिसाइज्ड व्हेन यू आर इन ऑफिस, बट इन द फील्ड यू आर अप्रिशिएटेड, लाइक पीपल वांट यू टू बी इन द फील्ड। वो कैसा लगा आपको अपनी इन 14 महीने की स्टेंट है अभी तक, कि किस चीज़ ने आपको बड़ा फिर तंग भी किया एज प्राइम मिनिस्टर कि यार आई कैन नॉट डू मच? एक तो ये एक मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारी है सूबों के हवाले से। नंबर 2, हमें मुश्किल तरीन हालात में इस निज़ाम को संभालना पड़ा। मेरे लिए 2 रास्ते थे, या हमारी कोलिशन हुकूमत के लिए, कि या तो हम इमरान नियाज़ी की तरह सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान को, रियासत को बर्बाद कर देते, जो उसने किया। लेकिन हमने सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया, मेरे कायद मियाँ नवाज़ शरीफ ने, कि अगर सियासत जाती है तो जाए, रियासत को बचाना है। तो उस वक़्त हालात ये थे कि तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब आ चुका था, जिसके ऊपर वफाक ने 100 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात किए ताकि जो मुतासरा करोड़ों अफराद थे उनको कुछ उनकी
हौसला मिले उनको, नान नफ़क़े का इंतज़ाम किया, सूबों ने साथ मिलकर बेपनाह उन्होंने को काविशें की। फिर हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी हमें इमदाद मिली, और साथ ही साथ उसी वक्त आप जानते हैं इन टेंडम दुनिया में तेल की कीमतें और कमोडिटीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। जो यूक्रेन में जंग जारी थी उसने गंदम, फर्टिलाइज़र, यानी वो सोने के भाव, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, वो उसकी कीमतें आसमान को पहुँच गईं। और पाकिस्तान में हमें IMF उसका सामना था, सैलाब का सामना था, और जो इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने जो तबाही हमारी कौम की झोली में डाली थी, उसको संभालने के लिए एक बहुत बड़ा हमें मिलकर काम करना था। उसमें सबसे पहली बात ये थी कि जो तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा था, इमरान नियाज़ी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त वो जो रिक्वायरमेंट थी IMF की भी और वैसे भी कि आपको एक चीज़ महंगी मिल रही है, वो आप सस्ती कहाँ बेच सकते हैं? अनफंडेड सब्सिडी आपके पास टोटली अनफंडेड, बजट में उसकी कोई एलोकेशन नहीं थी, सिर्फ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो देख रहे थे, अवर्ट करने के लिए, और मुल्क तबाह हो जाए, सियासत को चमका लें। हमने कहा कि हम ये नहीं करेंगे। अगर हमें वोट बैंक हमारा मुतासर होता है, अगर शॉर्ट टर्म में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पॉलिटिकली, हम वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन रियासत को बचाएंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, और आज मैं इस हवाले से बहुत मुतमिन हूँ कि अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ की हदायत, गाइडेंस और लीडरशिप में हमने IMF का प्रोग्राम अप्रूव करवाया। इसके लिए बेपनाह काविशें हुई हैं। डेफिनेटली मैं उसको बता चुका हूँ, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं वो एक थोड़ी स्टोरी टेलिंग भी होती है ना, बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव, पीपल वांट टू नो कि उस पर क्या हो रहा था। बट एक क्योंकि 9 महीने हमारे मुल्क का जो सियासी डिस्कोर्स है और या हिस्टोरिकल डिस्कोर्स है उसको भी तब्दील कर दिया। बट एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इन 14 माह के दौरान देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑब्वियसली कोई शायद ये भी था कि आप असेंबली तहलील हो रही थी, आप इलेक्शंस की तरफ जा रहे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2022। बट इन 14 माह में एक वक्त एहसास हुआ कि यार ये तो गलती कर दी है हुकूमत में आके, मतलब हर जगह से क्रिटिसिज्म हो रहा है, अवाम परेशान है, महंगाई स्काई रॉकेट कर रही है, तो ये क्या कर लिया है? ये बात आपकी बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, कि ये सब ये सवाल उठाते थे कि भाई आपने इन हालात में हुकूमत क्यों ली। ये तो अब साल सवा साल रह गया है। ये सारा जो गंद वो इमरान नियाज़ी को हुकूमत को उठाने देते। मैं समझता हूँ कि ये नहीं को हमको आइंस्टाइन है, लेकिन जो ज़िम्मेदारी का तकाज़ा ये था, हुब्बुल वतनी का तकाज़ा ये था कि एक शख्स जिसने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया था, चीन, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और जितने पाकिस्तान के दोस्त हैं उनके साथ ताल्लुकात यानी पस्ती की बिल्कुल सबसे निचली सतह पे चले गए थे। मईशत के बारे में अभी आपको बता चुका हूँ। IMF के साथ किया हुआ मुआहदा उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, टोटली वायलेट किया उसको। करप्शन के दिन रोज़ उसके स्कैंडल आते थे। मैं चीनी स्कैंडल की बात करूं, या मैं गंदम के स्कैंडल की बात करूं, या मैं कॉटन के स्कैंडल की बात करूं, या मैं BRT, मालम जब्बा, कितने बड़े स्कैंडल थे जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल उसकी जड़ों को काट रहे थे। तो क्या आप खामोश तमाशाई बने रहते? यानी हमें भी बतौर एक सियासतदान के, आप ठीक कहते हैं कि मुझे और हमारे पॉलिटिकल कैपिटल साथियों को बिल्कुल पीछे रहना चाहिए था कि भाई ये जाने काम जाने। लेकिन मैं आज समझता हूँ इन हाइंडसाइट कि अगर हमने ये कदम ना उठाया होता या अल्लाह ताला ने ये मौका ना दिया होता, हमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकली हमें बेपनाह हमें हमारे वोट बैंक मुतासर हुआ, कोई शक नहीं। लेकिन मैं आज बड़ा मुतमिन हूँ कि स्टेट बच गई, सियासत हमने
उसको दाव पे लगा दिया। ताल्लुकात अपने इंतहाई बरादर ममालिक से उसको बहुत हद तक उसको नॉर्मल सतह पे ले आया है। चीन के साथ अपने ताल्लुकात जो बहुत ज़्यादा उसमें खलील आ चुकी थी, इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने पाकिस्तान दुश्मनी की कोई कसर नहीं छोड़ी। चीन के ख़िलाफ़ भरी मीटिंग्स में वो इल्ज़ामात लगाते थे ऐसे ऐसे बेहुदा कि मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, और मेरी ज़ात के हवाले से ओपनली करप्शन के इल्ज़ामात लगाते थे कि चीनी कंपनियों से मैंने सौदों में 45% कमीशन ली है। अब मुनीब भाई चल रहा था, 4 साल केस भुगता रहा। अगर ये बात थी तो उन्हीं अदालतों में ले आता ना केस। बाकी सारे ज़माने भर के बेहुदा जाने का केस तो एक आपने भी किया हुआ है, बेबुनियाद केसेस ले आए अदालतों में, तो ये भी ले आते, क्यों न लाए। लेकिन ताल्लुकात को बर्बाद कर दिया तबाहकुन हद तक। उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फजल करम से ठीक किया। IMF के साथ मुआहिदा जो है वो हुआ, और रूस से सस्ता तेल हम लेके आए। अब अल्लाह ताला ने चाहा तो कल हमारा मुआहिदा है आज़रबाईजान के साथ, हमारा LNG गैस का, उसके ऊपर कल इंशाअल्लाह दस्तखत होंगे और हम सस्ती कुदरती गैस LNG वो आज़रबाईजान से हम ले सकेंगे। और हमारी ये इख्तियार हमारा होगा कि हम अगर लेते हैं या नहीं लेते, कोई उसके ऊपर हर्जाना पेनल्टी नहीं होगी। ये वो माइलस्टोन्स हैं जो कि हमने कोशिश करके मुतहदा ये कोलिशन गवर्नमेंट ने किए, और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए, मैं आज रात को अल्हम्दुलिल्लाह इन हवालों से सुकून से सोता हूँ। ठीक। अच्छा, 9 मई के रोज़ की बात करते थे, वेरी डे। बहैसियत वज़ीर आज़म मैं आपका पर्सनल अकाउंट लेना चाहूँगा कि जिस दिन ये वाक़या हुआ, बदकिस्मत वाक़या था, हमला हुआ, फ़ौजी तनसीबात जलाई गई। एक तो आप अपना जो पर्सनल रिएक्शन था एज द चीफ एग्जीक्यूटिव, एज प्राइम मिनिस्टर, ज़रा वो मैं पहले पूछना चाहूँगा। और जो आपका पहला इंटरेक्शन हुआ, नेचुरली शोदा के रेलिक्स तोड़े गए, जलाए गए, बेहुरमती की गई, फ़ौजी तनसीबात को आग लगी, तो जो आपका पहला इंटरेक्शन था विद मिलिट्री लीडरशिप, वो क्या सेंटिमेंट था उस वक्त? 9 मई का वाक़या बदतरीन मुल्क दुश्मनी का वाक़या था, और इसमें मुमासलत है 27 फरवरी 2019 को जब हिंदुस्तान के बमबारों ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो हमारे शाहीनों ने उनको मार गिराया और अभिनंदन को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये पाकिस्तान के अंदर से साजिश हुई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उसके सरगना इमरान नियाज़ी और उनके हवारी थे। फ़र्क ये था कि वहाँ पर दुश्मन के बॉम्बर्स आए, यहाँ पर इमरान नियाज़ी उनके जत्थों ने हमले किए अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात पर, सिविलियन इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और इसकी पूरी तैयारी की गई जो कि कई माह या 1 साल 1.5 साल पर मुहित थी। और मैं समझता हूँ कि उस दिन पूरा पाकिस्तान अश्कबार था, और ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। ये फ़ौज के अंदर ये कू कराने की एक इंतहाई कभी हरकत की गई। मुझे इसमें कोई डाउट्स नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो बाद के वाक़यात जो हुए हैं, जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, उससे अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं कि इट वाज एक बिल्कुल एक बदतरीन एक साजिश की गई अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उसके और फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ आप समझते हैं कि ये इदारे के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर है कि सरबराह उसके सरबराह होता है, इदारे के ख़िलाफ़ एक साजिश थी। ठीक। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजल करम से इस साजिश को नाकाम बनाया, नेस्त नाबूद किया, और पाकिस्तान बच गया। उसकी वजह यह है कि अफवाज पाकिस्तान उस दिन और अवाम एक थे। उन्होंने इसकी न सिर्फ भरपूर इसकी मजम्मत की, बल्कि इससे मुकम्मल तौर पर अलग थलग रहे। यही वजह है कि चंद मुट्ठी भर लोगों ने, जत्थों ने, 150 लोगों ने
मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे शहीदों की और गाजियों की बेहरमती की। बताइए उनके बूढ़े माँ बाप, उनके यतीम बच्चे, उनके दिलों पर उस रात, उस दिन क्या गुजरी होगी कि हमारे बेटों ने, हमारे वालिदैन ने अपने सब कुछ छोड़कर वो अगले जहाँ सुधार गए और पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की हिफाजत की। आज हमारे साथ ये किया जा रहा है। ये है इमरान नियाज़ी का मकरूह चेहरा और उसकी मकरूह साजिश। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि सिविलियन हुकूमत और इदारे मिलकर हम एक पेज पे थे और ये फ़ैसला हुआ कि आइन और कानून अपना रास्ता अपनाएगा, किसी को जो इसमें मुलव्वस है रियायत नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो प्रोफेसर साहब आप फरमा रहे हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को भी आप हेड करते हैं, तो ज़रा एक वो थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग भी होती है लोगों के लिए कि जब पहला इस वाक़े के बाद पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जज्बात क्या थे फ़ौज की क़यादत के और वहाँ क्या था? ऑब्वियसली एक ऐसा वन कैन टेल कि ऑब्वियसली वो भी बहुत बुरी तरह शेकन होंगे, मस्ट बी वेरी हर्ट। यकीनन शदीद रंज था, शदीद अफसोस था कि कोई सोच नहीं सकता था कि कोई शख्स जो वज़ीर आज़म रहा हो और जिसका बुत तराशने के लिए कई साल लगाए गए हों इस मंसूबे को बनाने के लिए। बहुत सोने पापड़ बेले, ये इसको पर 15-20 साल लगे और बेपनाह कोशिशें की गई, क्योंकि इमरान नियाज़ी का आप जानते हैं कि अपर चैम्बर तो खाली है ना जी। उसको गाइड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए बेपनाह काविशें की गई, बेपनाह वसाइल इसके ऊपर सर्फ किए गए और वही शख्स जिनकी वजह से इक़्तिदार में आया और उसी ने न सिर्फ उनके ख़िलाफ़ साजिश की बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की, ये नाकाबिले माफ़ी है। इसलिए ये फ़ैसला हुआ कि जिन्होंने सिविलियन इंस्टॉलेशन पर हमले किए वहाँ पर एंटी टेररिस्ट एक्ट में उनके ख़िलाफ़ मुकदमे चलेंगे और जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए उनको आर्मी एक्ट पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमे चलेंगे, और ताकि रहती दुनिया तक इस तरह का दोबारा वाक़या होना तो दूर की बात, कोई इस तरह की मज़मूम हरकत करने का सोच भी न सके। रशीद साहब, एक ज़ाहिर बात है आपने 9 मई के वाक़यात का जिक्र किया, बट एक ये भी तनकीद अपनी जगह मौजूद है और मेरे ख़्याल में ये कि एक ऐसी मिसाल कायम होने जा रही है जिसका शायद डिविडेंड अच्छा ना हो इन द टाइम्स टू कम, कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म को अगर मिलिट्री एक्ट के तहत ट्राई किया जाता है या उनका मामला मिलिट्री कोर्ट में चला जाता है, तो यू आर सेटिंग अ डेंजरस प्रेसिडेंट, द स्टेट इज सेटिंग अ डेंजरस प्रेसिडेंट। देखें, उसमें आप तारीख़ का मुताला कर लें। जब 9/11 हुआ तो ग्वांटानामो बे मार्ज वजूद में आया। जब जनवरी 2021 में कैपिटल हिल में जब हमला हुआ तो वहाँ पर सख्त तरीन सजाएं दी गई। जब 7/7 लंदन में हुआ तो रातों को भी अदालतें लगीं और एक 13 साल बच्ची को भी वहाँ पर उसको सज़ा दी गई। कैपिटल हिल में एक को 15 साल सज़ा दी गई और मुख्तलिफ सज़ाएँ दी गई। तो ये क्या था कि मुल्क के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़ तशद्दुद भरे वाक़यात हुए। यहाँ पर तो साजिश की गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की गई। तो आप बताइए इसके बदले में क्या उनको लड्डू और पेड़े देंगे उनको? मुझे बताएं, जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और एक जज जो इस दुनिया में नहीं है उन्होंने ख़ुद कहा कि ये एक इट वॉज़ अ जुडिशल मर्डर, तो मुझे बताएं कि मासवाए इनफरादी वाक़यात के क्या पीपल्स पार्टी ने कोई
गिराव जलाओ की कोई अपील की, कोई वहाँ पर पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। यानी एक ख़ानदान का वालिद फांसी चढ़ जाता है, मुल्क का वज़ीर आज़म फांसी चढ़ जाता है, और मुकम्मल वो ख़ानदान और वो पार्टी रेस्टोरेंट शो करती है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनको शहीद किया गया। तो ये रिकॉर्ड की बात है कि ज़रदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान खपे, वरना आप जानते हैं कि सिंध में बेपनाह और पंजाब में भी एहतजाजी वाक़यात शुरू हो गए थे। उनको रोका उन्होंने कि नहीं, सब्र करें, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होने देंगे। नवाज़ शरीफ को आप देखें, जलावतन किया गया, उनको इक़्तिदार छीना गया। दोबारा फिर 2017 में जो साजिश की गई नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, जिसमें साकिब निसार उस साजिश के सरगना है, और सरगना या प्लेयर है उसके अंदर, एक सरगना भी कह लें, प्लेयर भी, जो भी, बिल्कुल उनकी मर्ज़ी के बगैर किस तरह हो सकता था कि पनामा में अकामा, बताइए, पनामा में तो 400 नाम थे, नवाज़ शरीफ का नाम कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। लेकिन एक साजिश की गई नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, जिसने पाकिस्तान को 2013 से लेकर 18 तक पाकिस्तान की शक्ल बदल दी थी। बिजली के अंधेरे ख़त्म हो गए थे 20-20 घंटे के, सड़कों का जाल बिछ गया था। सी पैक के तहत 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई, और पूरे पाकिस्तान में एक इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्रोजेक्ट्स और हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, क्या क्या सी पैक के तहत नहीं हुआ। नवाज़ शरीफ उसका मूजिद है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके ख़िलाफ़ ये प्लान किया गया कि उनको इक़्तिदार से उतारना है। और नवाज़ शरीफ 100 दिन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में अपनी बेटी के साथ जाते रहे, अपना मौक़िफ़ बयान करते रहे, लेकिन कभी सोचा तक नहीं कि वो कभी किसी इदारे के ख़िलाफ़, तो दूर की बात है कोई पाकिस्तान या किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ कोई बात, उसके ख़िलाफ़ बात करे। और मैंने चंद साल पहले इस इदारे के पास बड़े जो सर्विंग जो जनरल्स थे, मैंने उनको कहा था, और वो हयात हैं, मैंने कहा था कि मेरी बात याद रखें, नवाज़ शरीफ के साथ आज जो कुछ हो रहा है, जिसको आप लाना चाहते हैं, जब वो आपके साथ डील करेगा ना, तो नवाज़ शरीफ आपको, जो कि वाकई एक बड़ा एक शरीफ नफ्स इंसान है, आपको फरिश्ता शिफ इंसान लगेगा आपको, फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे और वक्त गुजर जाएगा। अच्छा, ये जो अभी क्योंकि, और ये बात काश ये बात ऐसा वाक़या ना होता, लेकिन बात दुरुस्त साबित होगी। वही जो माशाल्लाह शख्सियात हयात हैं, उनसे अब आपकी जारी बात है, बहस बाद में मुलाकात भी हुई होगी, तो एहसास था उन लोगों को कि यदि क्या हो गया, और मियाँ नवाज़ शरीफ गए, इमरान खान साहब आए, एहसास था उन लोगों को क्या साकिब निसार साहब अगर साजिश का हिस्सा थे तो किसी ने साजिश करवाई भी होगी ना? तो जितने मर्जी एहसास जहाँ हो, लेकिन वक्त गुजर चुका, बर्बादी हो गई, वक्त की, वसाइल की, कौम कहाँ चली गई। क्या उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए? कौम को एक तकसीम कर दिया गया, कौम की रगों में जहर घोल दिया गया, ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया कि माशवाए इमरान खान के सब चोर और डाकू बना दिए जाएं। बताइए, कभी इस तरह जमहूरियत पनपती है, कभी इस तरह तरक्की होती है, कभी इस तरह कौमें मुमताज़ बनती हैं। ये तो उसकी मुकम्मल नफ़ी थी। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं जी, बहुत से सवालात अभी भी बाकी हैं, हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। एहसास से ज़िया ही रहना चाहिए, या जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने करवाया, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, या आप बिलीव करते नहीं लेट्स मूव फॉरवर्ड? नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अगर हम ऐसे वाक़यात को ऊपर दरगुजर करेंगे तो वो, मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब बात नहीं है।
लेकिन उसके लिए पूरा एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए, एक बड़ा ट्रांसपेरेंट एक बनना चाहिए अकाउंटेबिलिटी, और फिर हम उसको आगे लेके चलें। वगरना एक तरफा अगर करेंगे तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमें अक्रॉस द बोर्ड और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना चाहिए। अच्छा, अभी आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि इमरान नियाज़ी या इमरान खान साहब वो इस साजिश का हिस्सा थे, ये 9 मई को जो हुई। अब इसका जिक्र साजिश की, बिल्कुल, अच्छा नहीं साजिश की, बिल्कुल। अच्छा, अब ये मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कह चुके नहीं, मैंने एविडेंस देखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहसीत चीफ एग्जीक्यूटिव, जब ये गुफ्तगू आप फरमाते हैं या मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर फरमाते हैं, बट यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, क्या इस बात की क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात के अंदर डायरेक्टली मुलव्विस हैं? इसकी एविडेंस एब्सोल्युटली, विदाउट एनी डाउट। आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपने वीडियो, आप जैसे दूसरे जो एंकर्स हैं या उनकी अपनी जो वीडियोस हैं इमरान नियाज़ी की, कि अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर मेरे लोगों ने कुछ किया तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। ये कौन कह रहा है? इमरान नियाज़ी कह रहा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर ये लोग जाएंगे और जाके बदला लेंगे तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। ये कौन कह रहा है? इमरान नियाज़ी कह रहा है। और उसके लोगों, जो उसके करीब तरीन उसके जो चेले चांटे हैं, उनके आपने मैसेजेस सुन लिए हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि फ़लाँ जगह पहुँचो, यहाँ पर आओ, और वर्दियाँ किन्होंने लटकाई? इमरान नियाज़ी का भांजे थे। मतलब कहने का ये कि अफसोस आता है, ऐसा काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता। लेकिन इसके बावजूद भी किसी को सबूत चाहिए। अकल के अंधे को भी नज़र आ रहा है कि इमरान नियाज़ी इसका मूजिद है, वो इसका सबसे बड़ा इस साजिश का वो इसका प्लानर है, और उसी ने प्लान की और उसी ने इसको एक्सिक्यूट किया। आप ये एक इत्तेहादी हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है, वी आर एट द फैग एंड असेंबली कुछ दिनों में तहलील होने वाली है, आपने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, इलेक्शंस आ रहे हैं, बट सवाल ये है कि क्या इस इत्तेहादी हुकूमत के अंदर आज एज वी स्पीक आपकी अपनी जमात के अंदर कोई डिवीज़न है कि इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं होना चाहिए? देखिए, इस पे एक है जिसका मैं बात कर सकूँ, आई डोंट रिपीट इट, कि सिविलियन जो इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पर मिलिट्री एक्ट नहीं, वहाँ पर एंटी टेररिस्ट एक्ट लगेगा। मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पर मिलिट्री एक्ट आएगा। इसमें ये तमीज़ नहीं है कि कौन शख्स है कौन नहीं, अफराद के नाम या उनका वो, ये हमने एक बाकायदा इसका एक अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसका एक तय कर फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क कि भाई ये इस तरह कानून हरकत में आएगा। अब हम इंशाअल्लाह अगले महीने हम अपनी मुद्दत पूरे होने से कुछ देर पहले हम इंशाअल्लाह हम अपना इक़्तिदार जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे। और जो हमने खुदा ताला के फजल करम से जो आइंदा के लिए, देखिए ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि 75 साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान अभी भी IMF के मरहून मिन्नत है, अभी भी IMF की शराइत हम पर लागू हैं। आज़ाद कौमें, उनका ये तरीक़ा नहीं होता, ये वतीरा नहीं होता। लेकिन ये एक बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है कि अब एक तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो चुका अल्लाह ताला के फजल करम से। हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रिज़र्व्स हैं उनमें इस्तेहकाम आ रहा है। ठीक है, इकॉनमी को अब हम लेके जा रहे हैं उस तरफ जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तरक्की और खुशहाली का सफ़र है, उसके साथ मशरूत है कुर्बानी, एसार, मेहनत, अमानत और दयानत। ये अगर हम जो प्लान है इसके ऊपर हम यकसुई के साथ अमल पैरा होंगे तो खुदा की कसम पाकिस्तान अगले चंद सालों में अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उसका प्लान बन चुका है। ठीक है, आप जानते हैं SIFC, जिसको मैं उर्फ़ आम में कहता हूँ कि पाकिस्तान की माशी रिकवरी प्लान, उसमें ज़राअत, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कल जिस बात कर रहे थे आप प्रोग्राम की, दानी स्कूलों के बच्चों की 60% ज़्यादा हमारी आबादी नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। 60%। इट्स अ चैलेंज,
इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस नौजवान नस्ल को। अगर हम हथियार दे दें तालीम का, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का, ये खुदा गवाह है कि इस मुल्क में खुशहाली का इनकलाब ले आएंगे। तो अगले अपना इलेक्शन के बाद जिसको भी अल्लाह ताला मौका देता है, मुझे उम्मीद है वो काम हमें मिला नवाज़ शरीफ की क़यादत में, तो मैं आपके आज इस इंटरव्यू में कहता हूँ कि बशर्ते की ज़िंदगी हम इंशाअल्लाह 5 सालों में पाकिस्तान की जो हालत है वो मुकम्मल तौर पर बदल देंगे इंशाअल्लाह। इस मुल्क में खुशहाली और तरक्की का सफ़र होगा और आहिस्ता आहिस्ता ये कर्ज़ों की ज़िंदगी से हम जान छुड़ाएंगे और अपने पाँव पे खड़े होंगे। ये प्रोग्राम हमने एक दे दिया है जो कि इस वक्त हर जगह सेमिनार भी हो रहे हैं और अमली तौर पर मैदान में इसके ऊपर एज ए स्पीक काम शुरू। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। बिफोर वी कैन गेट टू द इलेक्शंस और उसके हवाले से भी कुछ सवालात हैं। ये भी अपनी जगह मौजूद है कि जिस तरह 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिसमेंटलिंग हुई, लोग तितर बितर हो गए, छोड़ के चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का अंबार लग गया और वो स्क्रिप्ट भी एक जैसा ही था। तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से ख़ास तौर पर कहा गया कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, RTS बैठा, सब कुछ हो बैठा या बिठाया गया, जो कुछ भी हुआ, मुस्लिम लीग नून को अब मौका मिला है, आप बाकायदा तौर पर उसका बदला दे रहे हैं। ऑब्वियसली रियासत भी उसके साथ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी यही हो रहा है और आप नहीं चाहते, हुकूमत नहीं चाहती, मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात भी 2023 के इलेक्शन में जाए। देखें मियाँ नवाज शरीफ अदले बदले की सियासत में बिलीव नहीं करते। मुझे एक मिसाल दे दें, ये 14 महीने इसको ले लें और 2013-18 बहुत माजी में नहीं जाते, माजी में हम सबसे गलतियाँ हुई हैं। 2013-18 में क्या मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में किसी मुखालिफ को चूंटी भी काटी गई? प्लीज़ लेट्स फेस द फैक्ट्स। किसी को चूंटी भी काटी गई? कोई यानी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कि मैं इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके तहत किसी को जेल 1 साल तो दूर की बात है, 2 साल तो दूर की बात है, जो हमने काटी हैं, हमारे बच्चों ने काटी हैं, ये इत्तेहादी जमातों के उनके अफराद ने काटी हैं, वर्कर्स ने काटी हैं। 1 घंटे को गया वो जेल में। एक बात। दूसरी बात, 2018 में डिसमेंटल मुस्लिम लीग नून को किया गया, पीपल्स पार्टी को किया गया। जनूबी पंजाब में आप रातों रात महाज बन वो दुपट्टे किन को पहनाए गए और महाज जो है वो जनूबी पंजाब महाज रातों रात किस तरह मार्ज़े वजूद में आए, वो कौन थे और किस तरह फिर उनको जहाज़ों में लाद कर बनी गाला पहुँचाया गया? वो हमने तो नहीं किया था। ये सवाल तो आप उनसे पूछें जिन्होंने ये काम किया। आज अगर वही किंग्स पार्टी या PTI कह लें, जिनको रातों रात अपना दूसरी पार्टियों से, मुस्लिम लीग नून से, हमें इसलिए ये काम किया गया कि हमारी हुकूमत ना बने। हर तरीके से जो RTS जो बंद की गई वो इसलिए बंद की गई कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ना बने और बदतरीन धांधली हुई। कभी आपने सुना था कि शहरों में इलेक्शन के नताइज कई हफ्ते लग गए और देहातों में वो चंद घंटों में आने शुरू हो गए? ये तो उलट हुआ करता था कि देहातों में अपना कई दिन या हफ्ते लग जाते थे, शहरों में तो चंद घंटों में रिजल्ट आ जाते थे। यहाँ पर आप यकीन करें कि अपने शहरों में रिजल्ट जो है रात को रोक दिए गए इसलिए कि मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। तो आज जो हो रहा है वो हम नहीं कर रहे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। वही जो PTI में जो दुपट्टे पहन के वो पलांगते हुए गए थे, आज वो दुपट्टे उतार कर पलांगते हुए अब वो अपनी पार्टियां बना रहे हैं। हमारा उससे कोई सरोकार नहीं। एट देयर फ्री विल वो जा रहे हैं पार्टी छोड़ के। हमें वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू दिस एट ऑल। अच्छा, एब्सोल्युटली नन व्हाटसोएवर। मतलब perhaps they've saw the light, they've seen the light कि जिस तरह उसको तो वो कोई रोशनी देख रहे थे सितारे की, उस तरफ भाग रहे थे। अब शायद अंधेरा, आप शायद वहाँ पर अंधेरा हो गया और अब सितारा कहीं और चमक रहा है, वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इलेक्शंस पे आ जाते हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन उनके इन देयर ओन राइट वो सियासतदान हैं, उनके वोट बैंक्स हैं
उनका इख्तियार है, उनका हक है, जहाँ चाहें वो जाएं। वहाँ का अंधेरा देख के आपकी रोशनी की तरफ आएंगे तो आपको भी एतराज़ नहीं होगा। नहीं देखिए, एम्ब्रेस करने में देखिए, ये हमारे अगर लोग वो रास्ता भूल गए थे तो अब वो रास्ता अपना वापस आए घर को तो हम उनको वेलकम कहेंगे, क्योंकि उनको रास्ते से ज़बरदस्ती हटाया गया था उनको। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं हमारे साथ। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, एक बात जो विच इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस टू द इलेक्शन, तो वो ये कि इलेक्शन ठीक है, आप अभी मुशावरत खैर वो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन से करेंगे, राजा रियाज साहब जो कि आपकी जमात के टिकट के मुतमनी हैं, वो मुशावरत भी पता नहीं किस अंदाज की होगी, लेकिन जेन्युइन मुशावरत होगी। नहीं, वो आपकी तरफ से तो होगी, बट वो कितने ज्यादा असर्ट करेंगे अपने नामों के ऊपर, दैट रिमेंस द क्वेश्चन। एक बड़े असर्टिव लीडर हैं, बहुत वैल्यूज का एहतराम करते हैं, बात के पक्के हैं, अपना बड़ी यानी अच्छे तरीके से मिलते हैं, अगर मेहरबानी से मिले तो वो बड़ी मेहरबानी से शफकत से पेश आते हैं, लेकिन अपने कॉज के ऊपर तो वो पूरी तरह वो उसको प्लीट करेंगे। बट क्या आप जानते हैं कि वो आपकी जमात की टिकट के भी मुतमन्नी है, ये तो कह भी चुके हैं? मुझे अभी उन्होंने फॉर्मली नहीं कहा। अच्छा ठीक, फॉर्मली नहीं कहा। अच्छा, ये एक तासुर डेवलप हो रहा है कि इलेक्शन निगरान हुकूमत आ जाएगी, लेकिन इलेक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक दो काम नहीं होंगे। एक ये कि इमरान खान की जब तक कन्विक्शन या नाअहली या उनका जेल में जाना उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे, और एक ये मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी है, पर नेचुरली उनके एक्विटल है जो कि फिर अपीलें होंगी। देखिए, आप मुनीब फारूक साहब, आप बड़े अच्छे जहादीदा एंकर हैं, कानूनदान भी हैं। हमारी हुकूमत तो अपने वक्त पे अपना जो आइनी जो वक्त मुअय्यन है उस पर हम हुकूमत छोड़ रहे हैं। उसके बाद आइनी रूह से इदारे मौजूद हैं जिन्होंने इलेक्शन का बेगल बजाना है, उसका इंतज़ाम करना है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उसका ऐलान करना है। तो ये जो बात आप कर रहे हैं कि इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए या सज़ा होनी चाहिए, ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है। ये नैब जाने, अपना अदालतें जाने, या दूसरे जो फोरम्स हैं कानूनी वो जाने। वी आर गोइंग टू क्विट आफ्टर कंप्लीटिंग आवर टेन्योर। रेस्ट इज ऑल मैटर ऑफ, मतलब उसमें आप इंस्ट्रूमेंटल नहीं होंगे किसी तरह भी, या कोई और नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है। इमरान खान की तरह तो नहीं कि शहबाज शरीफ को आज पकड़ के अंदर करो, आज नवाज शरीफ को पकड़ के अंदर करो, आज मरीम नवाज को पकड़ के अंदर करो, आज हमजा को पकड़ के अंदर करो, इनके घरों में छापे मारो, उनकी बेटियों के घरों को सराउंड कर लो, आसिफ ज़रदारी साहब की मोहतरमा उनकी हमशीरा को गिरफ्तार कर लो, उनके घर छापा मारो। आपने कभी सोचा? कभी हमने कभी सोचा तक नहीं। तो पॉइंट ये है कि कानून अपना रास्ता अपनाएगा और इलेक्शन उम्मीद है कि वक्त पे होंगे, और उसके बाद जो हुकूमत आए हम मिलकर पाकिस्तान को बनाएं। साहब, आपके अल्फाज क्योंकि बहसीत प्राइम मिनिस्टर उनकी बड़ी अहमियत है, भी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपको उम्मीद है असेंबली अगर वक्त से पहले तहलील होती है तो 90 दिन का फ्रेमवर्क है, उसी के अंदर इलेक्शन होते हैं। एक प्रेसिडेंट तो सेट हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली वक्त से पहले तहलील हुई, वहाँ इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं हुआ, अदालती हुक्म आया फिर भी नहीं हुआ, पंजाब के अंदर भी नहीं हुआ। तो अब क्या गारंटी है पाकिस्तान के अवाम के पास कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन अगले 90 रोज़ में हो जाए? देखिए, मुझे ये बताएं कि ये जो नेशनल असम्बली है इसके ऊपर क्यों जिद लगाई गई कि जनाब वक्त से पहले तोड़ें? क्यों मैं क्यों तोड़ता भाई? ये आइन कहता है कि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो असम्बली की मुद्दत से पहले वो तोड़ना चाहे तो तोड़ दे। मुझ पर कोई ठोस तो नहीं सकता ये फैसला। हमने उसके बावजूद भी मुल्क की यकजहती और मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी को फ़रोग देने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने और इत्तेहादी जमातों के मशवरे के साथ हमने कमेटी बनाई, जिन्होंने उनके साथ दिन की रोशनी में पीटीआई से हमने अपना मशावरत की, और इस बात पर हमने एग्री कर लिया कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए पूरे मुल्क में, जो कि हर लिहाज से मौजू है, और उसको लेकर हम अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार हैं तो एक फार्मूला तय हो गया। ठीक है,
मगर आप जानते हैं ये रिकॉर्ड की बात है कि उसके बाद पीटीआई की डेलीगेशन ने हमारी टीम को कहा कि इमरान खान ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं ये बात मानता। आप बताइए कि अगर वो खुद इलेक्शन में इंटरेस्टेड ना हो तो आज मैं पर क्यों ना ये बात डंके की चोट पे कहूँ कि उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी और पाकिस्तान की तबाही मकसूद थी, पाकिस्तान की तरक्की, मजबूती और बहाली नहीं। ये प्रवेश खटक साहब भी एग्जैक्टली ये कह चुके हैं कि इलेक्शंस तो शायद नेगोशिएशन हो रही थी। खटक ने कहा जी तो मैं अपना व्यू बता रहा हूँ मैं ठीक, बिल्कुल ठीक, बट वो आप उनकी बात को सेकंड कर रहे हैं नेचुरली कि, और आपने अपना व्यू बताया कि आप वो मेरी बात को नोट कर रहे हैं आप उनके, लेकिन उनका स्टेटमेंट आया, आपने बहसियत प्राइम मिनिस्टर बता दिया कि आप इस पे नेगोशिएशन कर रहे थे और बड़ी अच्छे पेस पे, नवाज शरीफ की इजाजत से, ठीक, आसिफ अली जरदारी साहब की इजाजत से, मौलाना फजल रहमान साहब को एतराज़ था, ठीक है, कि मैं इमरान नियाज़ी साहब से, शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू नहीं करूँगा। फिर मैंने उनको कायल करने की कोशिश की, इस हद तक वो कायल हो गए कि अच्छा आपने अगर करने हैं अपना ये मुज़ाकरत तो करें, मुझे इससे बाहर रखें। मैंने कहा ठीक। तो एक हमने इस तरह ये लाएमल तैयार किया और हमने उनसे गुफ्तगू की। अच्छा, ये मैं बिल्कुल टेक्निकल उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वो लोगों की समझ के लिए मुश्किल में जाना भी नहीं चाहिए, बट मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि पहले ये पूरा एक व्यू भी था कि नहीं नई मरदमशुमारी, फिर हैंस हल्का बंदियाँ होंगी, इलेक्शन तब होगा, CCI के अंदर पुराना फैसला है। अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी कन्फर्म नहीं हुई CCI के अंदर नई मरदमशुमारी, तो अगर ना भी हुई तो फिर वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि लास्ट प्रोसीडिंग से हो जाएगा। क्या आपके जहन में कोई खदशा है कि अगर कंफर्म हो जाती है तो फिर हल्का बंदियों में भी टाइम लग सकता है और इलेक्शन में थोड़े तवील हो सकते हैं? देखिए, आपने ठीक कहा, लेट्स नॉट गो इनटू टेक्निकलिटीज, सिंपल कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो कि ऑलमोस्ट तैयार है बट कंफर्म अभी नहीं है, वो तो CCI में हो गया। तो अगर वो प्रोसेस होता है तो देन इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि उन्होंने आगे किस तरह चलना है। ठीक है, आई कांट आंसर ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बट मैं एक बात यहाँ कह रहा हूँ कि हम इक़्तिदार जब अपने मुद्दत मुकम्मल कर जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, और क्योंकि नए मैंडेट के साथ ही अगले 5 साल दिन रात ईमानदारी से खिदमत करके नौजवानों की तालीम की, इलाज मिले, लोगों को रोज़गार मिले, कर्ज़े जो हैं वो उसकी जो अफ्यून है वो हम आहिस्ता आहिस्ता वो अफ्यून छोड़ दें और रिहेबिलिटेशन सेंटर से पाकिस्तान रिहेबिलिटेट हो, अपनी मेहनत करके ज़राअत में, सनत में, IT में, मादनियात में। तो आसमानों से हम बातें करेंगे, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन होगा ये ज़रूर इंशाल्लाह, ये ज़रूर होगा इंशाल्लाह। अभी प्राइम मिनिस्टर ये नेचुरली आपने दूसरी दफ़ा रिएटरेट की अपनी पोजीशन के, व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट, अगर अल्लाह आपको मौका देता है तो आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? ये नवाज शरीफ का जो पार्टिंग अवे गिफ्ट दिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, वजह से 7.5 रुपये बिजली फी यूनिट बढ़ जाती है, तो लोग तो, मैं दोबारा कहा, इन ऑफिस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस क्रिटिसाइज के लिए आप तो लोगों को रिलीफ देने की बात करते हैं, बट ये रोज़ पर रोज़ नए नए झटके, और जब बिजली एक रात में 7.5 रुपये फी यूनिट महंगी हो जाती है तो क्या पार्टिंग अवे गिफ्ट? आपने एक इम्पॉर्टेंट अहम सवाल किया है, मुझे इसका संजीदगी के साथ जवाब देने दें। मैं 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं जी। सैलाब आया, माली मुश्किलात अरूज पर थी, वफाक ने अपना पेट काट कर 100 अरब रुपया मुहैया किया सूबों के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ के साथ हिस्सा बकदर जुस्सा सबसे ज़्यादा सिंध में आया था, सिंध को वसाइल सबसे ज़्यादा मिले, उसके बाद बलूचिस्तान, उसके बाद KP और फिर पंजाब। नंबर 1। नंबर 2, रूस से सस्ता तेल कौन लाया? अल्लाह ताला के फजल करम से ये नाचीज़, ये हमारी कोलिशन गवर्नमेंट की शबानो रोज़ मेहनत से। 2। 3, शदीद माली मुश्किलात के बावजूद और IMF की कड़ी नज़र के बावजूद, और उस वक़्त IMF के साथ दोबारा बातचीत हम शुरू कर रहे थे, 35% तक हमने तनख्वाहें बढ़ाई। ये कोई मामूली बात नहीं है, और मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह रहा हूँ कि
सरकारी जो मुलाजिम था आम, वो समझ रहा था कि अगर 25% बढ़ जाएंगी कि अपना तनख्वाहें तो इन हालात में काफ़ी है। लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि गलियों महल्लों में मैंने सियासत की है, कोई हवा में नहीं की। नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजल करम से अवाम में सियासत की है, कोलिशन गवर्नमेंट के ज़ोमा ने अवाम में सियासत की है। तो हमने मिलकर फ़ैसला किया कि हम ग्रेड 18 तक हम 35% बढ़ाएंगे और उसके ऊपर 22 तक 30%, और अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने इसको हज़म कर लिया। अब अगली बात, ये जो पेंशन है, आम ख्याल था कि जनाब अगर 5-7%, 10% भी पेंशन बढ़ गई तो ये बहुत बड़ा मार्का होगा। 17.5% हमने बढ़ाई। अब पंजाब में जो वफाक ने जो अपना ये बजट में तनख्वाहें बढ़ाई थी और पेंशन, तो पंजाब में उससे कम थी। मैंने वज़ीर-ए-आला पंजाब से गुजारिश की आज से हफ्ता 10 दिन पहले, कल फिर मैंने मीटिंग की उनसे, और कल बिलाखिर मैंने उनको कहा कि ये आप करें। इससे एक न सिर्फ तफावत पैदा होता है, इम्प्रेशन बनता है कि सूबों में कुछ और यार्ड से कैसे और वफाक में तो हमें इकट्ठे, तो उनको पूरी तरह एहसास था और है। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ वज़ीर आज़म, तो मैं आज ही काबीना की मीटिंग बुलाकर फ़ैसला कर दूँगा। कल मेरे ख्याल उन्होंने शायद फ़ैसला कर दिया है, मेरा ख्याल, एम आई राइट और नॉट? कर लिया। तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। मैं बल्कि आपके प्रोग्राम में उनका शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर-ए-आला पंजाब के। कल जब मेरी मीटिंग उनसे हुई सुबह, तो कल उन्होंने वादा किया मैं कल शाम में मीटिंग कर लूँगा। तो बताइए कि इन मुश्किल तरीन हालात में क्या ये मामूली इक़दामात हैं? गो के ये कोई एहसान नहीं, गरीब आदमी का हक़ है कि उसको अगर हम मिनिमम प्रोटेक्शन नहीं देंगे इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ या महंगाई के ख़िलाफ़, तो और हम क्या कर सकते हैं? सर ये बिजली, एक बात मैं उस पर आ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कहा। कल इंशाअल्लाह सस्ती गैस LNG का मुआहदा हो रहा है आज़रबाईजान के साथ, ठीक है, जो हमारी हुकूमत ने बड़ी मेहनत के साथ किया है, बड़ी मेहनत के साथ। और आज़रबाईजान आप समझते हैं कि बड़ा बरादर दोस्त मुल्क है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट ने हमारी दरख्वास्त मांगी, और G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है ये मुआहदा, उससे सस्ती गैस मिलने का बहुत इम्कान है। गैस की कीमतें आप जानते हैं आलमी मंडियों में कम हो रही हैं। जब $3 पर गैस की कीमत थी, मैं आपको अब याद कराना चाहता हूँ, मार्केट में $3, इमरान नियाज़ी अपना बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ था, उसकी हुकूमत गहरी नींद में सोए हुए थे। उनको एक ही था कि किस तरह 190 मिलियन पाउंड को हमने प्रोटेक्ट करना है, जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, लिखा हुआ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। उनको एक ही था किस तरह जो पेशावर का BRT है। अब बताइए कि हमारे केसेस में, मेरी बात ज़रा, चूँकि आपने दुखती रग को छेड़ा तो मैं बताना चाहता हूँ, नवाज शरीफ के केस में, मेरे केस में, शाहिद अब्बासी के केस में, ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में, एहसन इकबाल के केस में, राना सनाउल्लाह के केसेस में, पीपल्स पार्टी के केसेस में, अपना जरदारी साहब के केसेस में 4 साल हम जेलें भुगते रहे। कौन सा वक्त था जब आला अदलिया या अदालत उज़्मा वो हमारे रेस्क्यू में आई? इन इमरान खान क़याजी के स्कैंडल, न्याजी की हुकूमत के स्कैंडल्स को आला अदालतों ने उनको स्टे ऑर्डर्स दे दिए कि आप इनको खोल नहीं सकते जब तक ये मंसूबे मुकम्मल नहीं होंगे। तो अगर यही यार्डस्टिक थी, सुन लें, BRT का आप जानते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं इसको खोलें, फिर उनको दोबारा स्टे ऑर्डर मिल गया, फिर FIA ने कहा कि हम करते हैं, FIA को रोक दिया गया। ये BRT, इसकी बिल्कुल पैरेलल एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। ये जो ऑरेंज लाइन थी, लाहौर हाई कोर्ट जब ये बन रहा था, लाहौर हाई कोर्ट में ये केस शायद साल या 1.5 साल चला, वो चुबुर्जी वाले इशू के ऊपर, जो भी था सर, जो भी था। क्या हमें स्टे ऑर्डर दिया कि ये मुकम्मल होने दें? पेशावर का तो कह दिया कि मुकम्मल होने दें, उससे पहले ऑडिट नहीं, कोई नहीं, ऑडिट नहीं, इन्वेस्टिगेशन वही ना, नहीं हो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। नैब को रोक दिया और नैब ने सुख का सांस लिया, क्योंकि नैब न्याजी गठ जोड़ता ना। तो यहाँ पर भी अपना ऑरेंज लाइन में साल 1.5 साल लाहौर हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला 2 साल,
और फिर हमें अल्लाह ताला के फजल करम से क्लीन चिट मिली, फिर जाकर ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा जो कि पेशावर BRT से कई गुना इस लिहाज से बेहतर है कि कोई एमिशन नहीं है और ठंडी बसें टाइम पर चलती हैं, वहाँ पर बस जलती रही, टूटती रही, एक्सीडेंट होते रहे, क्या कुछ होता रहा। ये अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों को रोज़। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ जो मैं बात कर रहा था, तो क्या ये आप मुवाजना कर सकते हैं। और तीसरी बात मैं वापस आता हूँ उसके ऊपर जो आप कह रहे थे, अब बिजली के जो नर्ख बढ़े हैं, ये मैं कोई खुद नुमाई के लिए बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के लिए मैं आई पुट माई फुट डाउन। मैंने कहा मैं किसी सूरत भी जो सबसे निचले जो टीयर्स हैं, तबके जो हैं, गरीब आदमी जो हमारे जो बिल्कुल जो बड़ी मुश्किल से रोटी उनकी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, लोअर स्ट्राटा ऑफ दी, उनके ऊपर मैं कोई एडिशन नहीं होने दूँगा, कोई मैं बिजली का बिल नहीं बढ़ाऊँगा। लिहाजा जो हमारे वो जो हैं सेगमेंट्स, लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड, उनके ऊपर नहीं बढ़ाई। और ये पता क्या है इसका हुजम, 53% जो सार्फिन हैं उनके ऊपर कोई बिजली का कोई इजाफी एक पैसा नहीं हमने लगाया। उनको 7.5 रुपये पर यूनिट हिट नहीं करेगा। जी, उनको नहीं हिट करेगा। 53 नॉट 63, 53% जो सार्फिन है बिजली के, वो उससे बिल्कुल वो एग्जाम्प्ट है, उनको कोई बिजली का इजाफी बिल एक धेला नहीं देना पड़ेगा। ठीक। और इसको हमने ऊपर ले गए हैं, ऊपर वाले जो कंज्यूमर्स हैं या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अमीर तरीन। अब मेरी बात सुन, मेरे पास और क्या रास्ता था। IMF ने कहा कि आप सब्सिडी नहीं दे सकते। 2000 अरब रुपए से ज़्यादा सर्कुलर डेट है। ये मैं तफसील अब इस इंटरव्यू में मैं किसी और में बताऊंगा किस तरह बिजली चोरी होती है, किस तरह लाइन लॉसेस होते हैं, किस तरह ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं, किस तरह एक का बिल दूसरे को चला जाता है और जेब में पैसे चले। ये माफिया, ये नासूर, ये कैंसर हमें जड़ से काटना पड़ेगा। और यही वो मैं बातें कर रहा हूँ कि अगली जब इलेक्शन के नतीजे में जो भी मैंडेटेड हुकूमत आएगी, वो उसका ये फ़र्ज़ अवली होगा। और आगे हमें मौका दिया नवाज शरीफ को, तो हम पहले 6 महीनों में इंशाल्लाह ये काम करेंगे। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी आपने क्योंकि अशराफिया का जिक्र किया, अभी रिसेंटली आपने वो शेयर भी किया, मुझे भी उसका, मैंने भी उसके हवाले से रिसर्च की, आपने उसका बाकायदा जिक्र भी किया कि बड़े अमीर कबीर लोग हैं जिनको इमरान खान साहब की हुकूमत में $3 बिलियन 4%। मुझे बताएं, मेरे जैसा आम पाकिस्तानी तो जाएगा तो 21-22% फी सूद पे, इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है। बट सर, उन लोगों का हैसियत प्राइम मिनिस्टर, आप उनको नेम शेम तो करें, उनका नाम तो लें। कौन लोग हैं अशराफिया के जिन्होंने ये $3 अरब कमा लिया? मुझे उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेस हाउसेस, इससे ज्यादा बढ़कर मैं वजाहत से क्या बयान कर सकता हूं। मेरी बात सुन लेना। पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेस हाउसेस को ये इमरान नियाजी ने $3 अरब उनको दिए 4% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। काश ये पैसा जो कल बच्चे थे जिनको मैं मिला, काश ये पैसा जो पेशावर में मैं स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों को मिला, काश ये पैसा इस्लामाबाद के, कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के, सिंध के, पंजाब के और बलूचिस्तान के करोड़ों बच्चों को मिला होता, तो खुदा की कसम आज मुल्क की तकदीर बदल गई होती। उनको देते ये स्मॉल लोन्स, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस उनको बना के देते, उनको टीच करते, उनको ट्रेन करते। ये यूथ आप देखिए ना कि वो जिस बच्ची का ना वालिद इस दुनिया में है ना वालिदा इस दुनिया में है, वो उसने अंग्रेजी में MPhil किया और ज़िंदगी के मुश्किल तरीन जो लम्हात हैं उसका मुकाबला खुदा जाने उसने किस तरह किया। अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत से उस बच्ची को बचाया होगा इस माशरे में। वो दूसरी बच्ची जिसकी 4 बहनें हैं लेकिन वालिद इस दुनिया से चले गए और उसने भी दानिश स्कूल में पढ़ी। मैं तो कल देखकर मेरी आंखें यकीन नहीं कर रही थी। वो इस एतमाद से बात कर रही थी और वो एक इदारे में वो एक मैनेजर लगी हुई है। ये है टैलेंट,
ये है कैपेसिटी पाकिस्तान के इन करोड़ों बच्चों और बच्चियों की। काश इमरान नियाजी जिस यूथ को आपने जिस तरफ लगाया है, काश आपने इस यूथ को अगर इस तरफ लगाया होता तो आप पाकिस्तान को ना आपको ये दिन न देखने पड़ते। बिल्कुल, उन लोगों को भी तो शर्म, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, उन बिजनेस हाउसेस को, उन अमीर लोगों को भी तो शर्म आनी चाहिए ना, जिन्होंने $3 अरब के कर्जे ले लिए 4% सूद के ऊपर। वो आम पाकिस्तानी को तो दस्तयाब नहीं। शर्म तुमको मगर आती नहीं। मगर असल हमारा मसला तो ये है, बात ये है कि ये हैं वो बड़े बड़े ब्लंडर्स और स्कैंडल्स जिसने पाकिस्तान को इस नहज पर खड़ा किया। लेकिन अब रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा मुनीब साहब। अब हमें न सिर्फ इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल। अब मैंने एक से ज़्यादा मतलब पूछा कि जो स्टेट बैंक जो है उस गवर्नर वो उसको वो कानून प्रोटेक्ट करता, वो अपना केस बारे में, मैंने कहा कोई सहीफा आसमानी है भाई। $3 अरब 4% पे दे दिया, कहने पे दिया होगा, मतलब यही सवाल तो पूछ रहे। जो इमरान नियाजी के अपना वहाँ पर घर में बड़े बड़े टाइकून्स बैठे थे, जो एहलिया मोहतरमा जिनकी सिफारिशें करती होंगी या उनके जो फराग होगी जिनकी सिफारिशें करती होंगी, खुदा जाने। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। सर, मैं अभी जो आपका ताल्लुक़ रहा है ख़ास तौर पर अदलिया के साथ इन दिस 14 मंथ, वो बड़ा रिलेशनशिप बड़ा सावर हो गया। ज़ाहिर बात है, सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आता था, आप उसको पार्लियामान में ले गए। मैं उसकी डिटेल्स में इसलिए नहीं जाना चाहता, अभी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बट सवाल ये है, अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से या आला अदलिया से बहुत रिलीफ इमरान खान को मिला, और आपकी जमात कहती लफ्ज़ इस्तेमाल करी कि सहूलतकारी अभी भी मिलती है। बहसीत प्राइम मिनिस्टर, आपको क्या लगता है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से जो फैसले आते हैं, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक है? देखिए, 18 मिनटों में इमरान नियाजी को 18 जमानतें हो जाएं, पर प्लीज़ ज़रा बात सुन लें। और नवाज शरीफ को अपनी बेटी के साथ वो अपना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में हर रोज़ उसको बुलाया जाए, हफ्ते को भी बुलाया जाए, कि छुट्टी नहीं हो सकती, हफ्ते को भी। और नवाज शरीफ कानून के आगे सर झुकाए। और जो साकिब निसार ने मिलकर जो साजिश की नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और इंसाफ का कत्ल आम किया, यानी पनामा से अकामा में जो कुछ किया, और इसी तरीके से देखिए कि किस तरह ये जो LD का केस था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनको क्लीन चिट मिली। और उस ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ बिल्कुल बेगुनाह है, इसका कोई कसूर नहीं। खुदा ने नवाज शरीफ का अपना इज़्ज़त दी, उसको तौकीर दी मेरिट्स पर। तो उस वक़्त तो हमें जमानत लेने के लिए साल धक्के खाने पड़ते थे। आप जरा प्लीज जरा होता था। तो आज अगर 18 मिनटों में 18 जमानतें मिलें तो गिला नहीं होगा, तो क्या हम जाके उनको अपना शेरनी और वहाँ पर जाके हम लड्डू पेश करेंगे? अदालत का एहतराम करते हैं, अदलिया का एहतराम करते हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन ये अपना गिला बिल्कुल हम आवाम के सामने लाते हैं, और कोई खुदा न खास्ता गिरी हुई ज़ुबान में नहीं, एक जो एक भरम है, एक का जो एक अच्छे अंदाज में रहकर अपना, हमारा हक है कि हमने पार्लियामेंट के फ्लोर से अपने जो मामलात थे वो पेश किए। अगर इससे अगर बास चंद जजों को नाराज़गी होती है तो उसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा प्राइम मिनिस्टर, ये जाहिर बात है, आप क्योंकि मामला अब आप जा रहे हैं, आपकी स्टेंट पूरी हो रही है, बट एक बात अभी आपने जा रहे हैं इंशाल्लाह, मतलब अल्लाह ने चाहा तो वक्त पर बिल्कुल जारी बात है, इलेक्शन होंगे और अल्लाह ने आपको मौका दिया तो आप दोबारा भी, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। बट सवाल ये अभी आपने जिक्र किया, आपको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि आप जब पंजाब के वज़ीर आला भी थे तो आप बड़ी कंजूसी किया करते थे पब्लिक मनी स्पेंड करने के ऊपर। बल्कि मुझे एक दफ़ा कंजूसी नहीं, मैं ये कानून के मुताबिक मेरा फर्ज था कि मैं पब्लिक एक्सचेकर का एक एक पाई बचाऊं। मैं आपके साथ एक दफ़ा एक सफ़र पे था और वो फ्लाइंग कॉफिन के अंदर थे हम, वो एक हेलीकॉप्टर था जो बहुत बुरे हालात में, बाद में वो क्रैश भी हुआ। तो उस वक्त मैंने आपसे कहा कि इसकी हालत तो ये बस जैसा भी नहीं लगता, तो इसकी बड़ी, आपने कहा कि भाई मैं तो ये नहीं लेना चाहता क्योंकि आप लोग भी तनकीद करेंगे और मैं ये पब्लिक मनी स्पेंड नहीं करना चाहता। बट आज 2 अरब 30 करोड़ रुपए की गाड़ी, बट 2 अरब 30 करोड़ रुपए की गाड़ियां पंजाब की निगरान हुकूमत खरीदती है, दे देती है। और जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जी बहुत बुरे हालात है, बेल्ट टाइटनिंग की ज़रूरत है, IMF का प्रेशर है, सब कुछ करना है, तो वहाँ जब इस तरह का इंप्रेशन आएगा तो क्या, व्हाट मैसेज डज इट गिव? ये जो आपने बात की है, मैं
अपना वज़ीर आला पंजाब से मैं इसको टेकअप करूँगा। वो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो यानी शाह खर्च नहीं है बिल्कुल। उनकी कैबिनेट देखें 8 अफराद पर मुश्तमिल है या 10 अफराद पर मुश्तमिल है, बहुत छोटी कैबिनेट। वो सरकारी खर्च भी इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये अगर है तो मैं इनसे टेकअप करूँगा। लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल फायक है और बिल्कुल इसके ऊपर कोई दो राय नहीं कि ये इस गरीब कौम का पैसा पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जहाँ जहाँ हुकूमतें हैं या आइंदा बनेंगी, एक एक पाई उसको अमानत जानकर आवाम की खिदमत के लिए हमें ख़र्च करना होगा। मुझे बताएं, मैंने कल भी बात की, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन ये 190 मिलियन पाउंड बनता है 50 अरब रुपया। फ्रॉड के ज़रिए इमरान खान ने उसको अपना सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेज दिया। वो आना जब एनसीए का इश्तिहार है, एम राइट, एनसीए का इश्तिहार है कि ये जाएगा पाकिस्तान के अकाउंट में, स्टेट ऑफ पाकिस्तान अकाउंट, वो क्यों नहीं आया? ये वहाँ पर फरीक क्यों बन गए? इमरान नियाजी की हुकूमत फरीक क्यों बनी शहजाद अकबर के लिए? इनको क्या पड़ती? ये वो बात जब बारात होती है तो बारात में बिन बुलाए भी चले जाते हैं, वो उनको अपना खाना खाने वहाँ पर बिन बुलाए चले जाते हैं। हमारा इस मुल्क में एक है ये बिन बुलाए वहाँ चले गए। इनको किसने इनको बुलाया था जी आप पार्टी बने और एक खुफिया मुआहदा साइन करें? और फिर सबसे बड़ी बददियानती, डिसेप्शन, क्रिमिनल एक्ट के बंद लिफाफे में कैबिनेट में कहा जिसको अप्रूव कर दें। तो अगर नीयत नेक थी, कोई अपना पर्सनल कोई अपना ख्वाहिश नहीं थी, कोई करप्शन का, तो ये बंद लिफाफे में अप्रूव करवाने की ज़रूरत क्या थी? वो पैसा जो खुद एनसीए कह रहा था कि जाएगा स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, वो अपना सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में किस तरह आ गया? इससे बड़ी को बददियानती और नॉट मिसयूज, अब्यूज़ ऑफ पावर को की मिसाल कोई और हो सकती है? और ये पैसा अगर कौमी ख़जाने में आया होता तो आज ये जनाब जिस तरह वो 3 अरब डॉलर की बात की, ये 50 अरब पूरे मुल्क में इमरान नियाजी दानिशकुरों का जाल फैला सकता था। मगर नहीं, सब चोर डाकू कहते रहो और ख़ुद तारीख की सबसे बड़ी डकैतियाँ करते रहो। दिस डबल स्टैंडर्ड हैज़ रियली डैमेज्ड आवर कंट्री बियॉन्ड इमेजिनेशन। लेकिन अब इसका क्या इसको हमने बातें करनी और मलामत करनी और मूव फॉरवर्ड। वी हैव टू स्टैंड अप एंड से नो टू रॉन्ग थिंग एंड मूव फॉरवर्ड। अब आखिरी ब्रेक लेनी है मुझे पता है आपका वक्त बड़ा कीमती है, बट एक मुख्तसर सा ब्रेक करिए, वापस आ रहे हैं, इंटरव्यू भी जारी है। बस आते ही एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अब ज़रा आप जमात की जानिब इलेक्शन में आप जा रहे हैं, टूवर्ड्स द एंड में चाहूँगा कि ज़रा आपसे पूछा जाए, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं, मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम से पहचानी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के अवाम ना जानना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून का वोटर जानना चाहता है कि मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार कौन है? नवाज शरीफ इंशाअल्लाह। पर मियाँ नवाज शरीफ साहब को कानूनी मुश्किलात हैं अभी, वो आके फेस करेंगे उनको इंशाअल्लाह। बट प्राइम मिनिस्टर इसको जरा थोड़ा उस हिसाब से भी देखें। अगर 90 दिन के अंदर वक्त पर इलेक्शन होना है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी का एज भी स्पीक, मुझे नहीं पता, आपको शायद पता हो कि वो कब तशरीफ लाएंगे, वो आएंगे, अपीलें लगेंगी, एक्विटल्स होंगे, इट कैन टेक टाइम। उनके हाथ साफ हैं। उनको इमरान नियाजी का साजिशी टोला ने मिलकर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाया कि उनको ये मंजूर नहीं था कि पाकिस्तान तरक्की के एक सफ़र पर जारी उसारी था और पाकिस्तान इन ट्रूएस्ट सेंस एक एशिया का टाइगर बनने जा रहा था अल्लाह ताला के फजल करम से। ये मुखालिफिन को, पाकिस्तान दुश्मनों को ये मंजूर नहीं था। तो जिस तरह आपने देखा कि किस तरह ये जो केस है LDA का ये ख़त्म हुआ और इस तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो ख़त्म हुआ। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो वो सामना करेंगे इन ये जो झूठे बेबुनियाद मुकदमात हैं। और इंशाल्लाह उनके अब डॉक्टर्स अपना उनको जब सर्टिफिकेट देंगे वो तशरीफ ले आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और कभी पार्टी ने ये सोचा है कि ज़ाहिर बात है
प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट आपने फरमा दिया कि मियां नवाज शरीफ होंगे, पार्टी के कायद हैं, ठीक है, उनके अदालती मामला ठीक हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर वो हो सकते हैं। बट सवाल ये है आपका जो जिसे कहते हैं ना कि ब्रीडिंग ग्राउंड पंजाब है, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नूर बड़ी इंट्रेंच्ड रही है, अब कितनी है उसकी मैनिफेस्टेशन अब पता लगेगा इलेक्शंस में। लेकिन कौन होगा वजारत आला को उम्मीदवार, ये चीज़ें कभी डिस्कस हुई हैं पार्टी में? जब वक्त आएगा नवाज शरीफ इंशाअल्लाह मुशावरत से, पार्टी से मुशावरत से फैसला करेंगे। अल्लाह ने चाहा पंजाब की हुकूमत अगर मुस्लिम लीग नून को मिली तो मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह मुशावरत से फैसला करेंगे। प्रवीण साहब, ये जो 14 महीने का अरसा गुजरा है, आपको बहसियत ज़ाहिर बात अपनी पार्टी के सदर भी है, एहसास हुआ कि कितना पॉलिटिकल कैपिटल एग्जॉस्ट हुआ है और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये मसाइल भी हैं, महंगाई के मसाइल भी हैं, और जब आपका ये टर्म पूरी हो रही है उस वक्त तो कितना कैपिटल आपका एग्जॉस्ट हुआ और कितनी मेहनत चाहिए आपको इलेक्शंस के अंदर? सियासी जो हमारे जो असासा है वो बहुत कंज्यूम हुआ, इसमें मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। लेकिन मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है, मुझे इसके ऊपर कामिल यकीन है। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हम मिलकर नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत करेंगे अज़्म व हिम्मत के साथ, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा इंशाअल्लाह। रमेश साहब, एक इम्प्रेशन जो रहा है कि जब आप वज़ीर आला थे, अलाउ मी टू से कि ठीक है जो लोग आपको जानते हैं ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते कि यू वर हॉट हेड, आप बड़े इकबाल ने कहा था ना, किस कदर गिरा है तुम पर सुबह की बेदारी है, किस कदर गिरा है तुम पर सुबह की बेदारी है, हमसे कब है प्यार नींद तुम्हें प्यारी है। अगर मंजिल को पहुंचना हो तो सुबह सवेरे पर उठकर नमाज पढ़कर इंसान निकल पड़ता है अपना मेहनत करने के लिए, तो अल्लाह ताला कभी मेहनत रायगा नहीं होने देता। चलिए इंशाअल्लाह आपकी मेहनत को रंग लगाए, मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए। बट सवाल ये है टूवर्ड्स द एंड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जहन में होती हैं, बट आपके बारे में जो इंप्रेशन रहा है, क्योंकि आप सख्त भी रहे, हॉट हेड भी रहे, और जब आप वज़ीर आला थे, जब आप प्राइम मिनिस्टर बने, दैट टू एक कोलिशन गवर्नमेंट को लीड करते हुए, कैसे स्टिच अप किया? ऑब्वियसली आपकी हिस्ट्री भी थी बहुत से लोगों के साथ जो कि अलाउ मी टू से कोई इतनी खुशगवार नहीं थी। हाँ, ये मेरे बारे में यही अपना एक था कि मैं पता नहीं जी चला भी सकेंगे, हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं सियासतदान नहीं हूँ, और मेरा मिजाज ऐसा है भी नहीं। ये बात मुझे बना अच्छी लगे मुझे माननी पड़ती है कि मेरा मिजाज ऐसा नहीं, लेकिन जब एक जिम्मेदारी संभाल ली और कोलिशन गवर्नमेंट ने मेहरबानी की, नवाज शरीफ ने कमाल मेहरबानी की, अल्लाह के फजल से मुझे कैंडिडेट बनाया, कोलिशन पार्टनर्स ने उसके ऊपर बिला किसी सेकंड थॉट के मुझे उन्होंने एंडोर्स किया, तो फिर मेरा फ़र्ज़ था कि मैं भी फिर उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरता और सियासी लिहाज से इसको लेकर चलता। गो के जो आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इससे बात एक लतीफ़ अंदाज में ये भी है कि जिनकी गलत फहमी थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, उनकी गलत फहमी ख़त्म हो गई इनकी। अच्छा, ये एक और इम्प्रेशन, मैं सियासतदान नहीं हूँ। अरे चले, अच्छी बात है, आपकी भी गलत फहमी दूर हो गई। नहीं, मेरी गलत फहमी कोई नहीं थी, मैं आपको ज़रा ज़्यादा जानता था, लेकिन मुझे गलत फहमी नहीं थी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक ये भी तासुर है कि आप बड़े मामला फहमी के साथ बहुत से मामलात को चला लेते हैं, यू डोंट बिलीव इन टफ वॉर्स, और आप चाहे इदारों के साथ ताल्लुकात हों, आप यू डोंट बिलीव इन सर्टन थिंग्स, आप कहते हैं कि भाई मुल्क चलाना है तो इकट्ठे मिल के चलाना है। आपकी सक्सेस का स्टोरी अगर हम पिछले 14 महीने के अंदर है तो व्हाट डू यू थिंक दैट शाइन्स आउट? के लिए आपने बहुत अच्छे हर एक के साथ ताल्लुकात रखे हैं, इदारों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। देखिए, इदारों के साथ ज़रा वज़ाहत से बात कर लेना, यानी इदारे तो फौज पाकिस्तान के भी हैं, अदलिया भी है और दूसरे इदारे भी हैं, तो अदलिया के साथ तो सियासतदान रवाबत नहीं रखता ना, वो तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। और फ़ौज पाकिस्तान का हुकूमत के साथ एक करीबी कोऑर्डिनेशन रहती है, फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, मुशावरत, कोई खुदा न खास्ता कोई दुश्मन के नापाक अज़ाइम है
तो वहाँ पर एक क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है, उसका फोरम भी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसका एक बाकायदा एक फोरम है उसका, जिसके ऊपर हम सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो ये एक समझ लीजिए कि आईनी दायरे में रहकर ये एक गाड़ी के पहिए हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसका ये तकाजा है कि हम मिलकर मुशावरत के साथ पाकिस्तान को इस मुश्किलात से लेकर दुनिया की एक बहुत अजीम एक मुमलिकत बना दें, जो कि एक यकीनन बहुत सब्र आज़मा और मेहनत तलब एक प्रोजेक्ट है, लेकिन होगा इंशाअल्लाह। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ। अगर आप ये कहें कुछ ज़ाती मफाद के लिए या ज़ाती ताल्लुकात के लिए, तो फिर मुझे बताएं कि मुशर्रफ के साथ तो मेरे लोग कहते थे बहुत ताल्लुकात हैं, शहबाज शरीफ जनरल मुशर्रफ को चाहता है, कर दिया। तो मुझे बताएं जब कू हुआ तो मेरे साथ वही कुछ हुआ जो उसने मियाँ नवाज के साथ किया और बाकी के साथ किया। और ये पहली बात नहीं है। जलावतनी मैं भी गया, मियाँ नवाज शरीफ भी गए, पूरा ख़ानदान गया, मैं वापस आया, मुझे जद्दा भेज दिया, मियाँ नवाज शरीफ वापस आए, उनको वापस भेज दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जब मैं पाकिस्तान वापस आया 2007 के नवंबर दिसंबर 2007 में, तो मदीना शरीफ में अल्लाह ताला ने करम की हाज़िरी हुई मियाँ नवाज शरीफ के साथ। मैंने ये अपने खुदाए बुज़ुर्ग बरतर से वादा किया कि तेरी मेहरबानी है कि अपने वतन वापस लेके जा रहा है मालिक। मेरे दिल में इस इदारे के बारे में कोई मनफी बात नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये फ़ैसले तो एक फ़र्द का होता है ना जी। चूँकि ये बड़ा एक मोनोलिथ इंस्टीट्यूशन है, वो पर जब फ़र्द फैसला करता है वो इंस्टीट्यूशन चलता है। अच्छा प्राइम मिनिस्टर, अब आई नो यू हैव टू ट्रैवल, आपका वक्त बड़ा कीमती है, मुझे देर हो रही है, मुझे पता है। बस सबसे 14 महीनों के अंदर सबसे मुश्किल वक्त ये जिसमें नींद हराम हुई या किसी ने हराम की? ये सच्ची बात यह है कि डे 1 से ही जब सर मुंडाते ओले पड़े वो हिसाब हुआ। मुझे नहीं पता था कि IMF के साथ इन्होंने, पिछली हुकूमत ने कंप्लीटली उसको, उस मुआहदे को जो उन्होंने ख़ुद इंक किया था, ख़ुद उसकी यानी बदतरीन खिलाफ वर्जी कर ली और IMF का मुआहदा बिल्कुल उड़ चुका है। तो वो एक बहुत बड़ा हमें हुकूमत मिलते ही एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला। फिर सैलाब आ गए, तारीख के सबसे बड़े सैलाब आए, उसने हर तरफ तबाही मचाई, मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ आपके इंटरव्यू में। फिर महंगाई का एक तूफ़ान था जिसने यकीनन रात की नींदें उन्होंने उड़ा दी। गरीब आदमी पिस गया, उस पर कोई शक ही नहीं है। और मेरे बस में नहीं था। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, यूक्रेन में जंग जारी थी, गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ी क्योंकि पिछली हुकूमत के दौर में गंदम बहुत कम पैदा हुई थी। और वैसे भी उन्होंने जो क्रिमिनल एक्ट किया था, पहले गंदम एक्सपोर्ट कर दी और फिर गंदम इंपोर्ट कर ली, ख़जाना खाली था। और फिर इसी तरह हमें दूसरे चैलेंज का भी सामना पड़ा खारजी महाज पे। हमारे बरादर ममालिक और हमारे दोस्त ममालिक सब यानी पाकिस्तान के अवाम से नहीं लेकिन नाराज़ थे कि पिछली हुकूमत ने बहुत बुरी तरह उनके साथ वो पेश आए। यानी एक वो हमारे मुरब्बी हों, मेहरबान हों, और हम अकड़ हों और तकब्बर और ऐसा अंदाज़ अपनाएं कि शायद हमारे पास यानी नहर की अपना शहद और दूध की नहरें बह रही हैं। तो ये सारे मसाइल थे। फिर अक्टूबर नवंबर में फिर एक और ये इशू आया नए चीफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का। वो भी एक सब्र आज़मा, बहुत सब्र आज़मा वो मरहला था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बहुत अच्छे फाइनली, वो कहते हैं ऑल इज़ वेल विच एंड्स वेल। एंड्स वेल। आखिरी सवाल, ये केयर टेकर वज़ीर आज़म के नाम आपने मुशावरत कर ली है इत्तेहादियों से और कब तक? वो जारी है, कमेटीज़ बन गई हैं। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले मैं बताता हूँ आपसे, बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड, थैंक यू।